चौधरी शमून, आज मैंने तुम्हारी मंग को देखा, मलंगी ने नशे से झूमते हुए बताया। शोकी ने साना तो वो हंस दिया और हंसते हंसते कहने लगा, मंग और भरजाई में फर्क होता है पागल्ला। मैंने आज चौधरी की मंग को नहीं अपनी भरजाई को देखा है। ओए, तुम दोनों क्या बिक रहे हो, मेरे तो कुछ पले नहीं पड़ा। और शमून ने शराब गिलास में डालते हुए कहा। चौधरी शमून और उसके दोस्त मलंगी और शोकी चौधरी शमून के डेरे पर दिसंबर की सर्द रात में आग का अलाव भड़काए शराब और कबाब के मजे लूट रहे थे। मैं समझाता हूं चौधरी, आज तेरे गांव की किसी लड़की की बारात अड्डे वाले शादी हाल में आई थी। वहीं पर सड़क पार करते हुए तेरी मंग को देखा था। मलंगी ने शराब का पैग लगाते हुए तफसील सुनाई। तो क्या समझाएगा मलंगी बादशाह? मैं बताता हूं भरजाई के बारे में। देख चौधरी, तो अपना जिगरी यार है, तेरी मंग तेरे साथ जचती नहीं है। वो मुलूक सी और तो घबरू जवान, ये जोड़ी कुछ जमती नहीं है। शोकी ने कड़वी बात मिठास से कह दी। शमून सख्ती से बोला, शोकी बक मत ओए, वो मेरी मंग है तो वो भी बचपन से। गुस्सा ना कर चौधरी, तेरे साथ कोई अतेर रन सोहनी लगेगी, ये छुई मुई सी इस्तानी नहीं। शोकी एक बार फिर बोला था बगैर किसी झिझक के। मलंगी ने कबाब खाते हुए पूछा, ना तो ये बता वो अतेर रन आएगी कहां से, कल की आ चुकी है मियां चुनू से। शोकी कमीनी मुस्कुराहट के साथ बोला। शमून और मलंगी के कान खड़े हो गए। शोकी की बात सुआन कर शोकी, सीधी बात कर। शमून ने सुर्ख आंखों के साथ शोकी की तरफ देखकर कहा, ए हुई ना बात तेरी आंख की लाली, तेरा गुस्सा मेरे बादशाह। बताता हूं, डांसेस रख, साथ वाले गांव का महर सईद है ना, इसकी बहन है सुंदस, नानिक के रहती थी, कल ही आई है। बड़ा नखरा, बड़ी अतेर है भई। ये शोकी की बातें सुआन कर मलंगी और शमून ने एक दूसरे की तरफ देखा। सच्ची बात है चौधरी शमून, मैंने तो कल ही इसे भरजाई मान लिया था। शोकी ने जल्दी से कह दिया। शोकी, तेरे वैसे ही 12 बज गए हैं। मलंगी ने कहा, क्या है शमाइल, आधी रात हो गई है, अब तो सोने दो। सितारा ने बेजारी से जवाब दिया, 12 ही तो बजे हैं। शमाइल बोली, टाइम मत बताओ, काम बताओ। सितारा ने जमाई लेते हुए कहा, मैंने इसे ढूंढ लिया है। शमाइल ने अपनी कामयाबी की नवीद सुनाई। किसको? सितारा आंखें मिलते हुए बैठ गई और अपनी छोटी बहनों की तरफ देखा जो सब साव रही थीं। मुजम्मिल बेग को और किसे? शमाइल धीमी आवाज में बोल रही थी। इसका बस चलता तो वो चीख चीख कर बताती। मुजम्मिल बेग को ढूंढ लिया है। सितारा ने खुद कलामों की रहा और इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी है। अच्छा, फेसबुक पर बैठी हो, फेसबुक की यारी सरासर बीमारी, मुझे इससे वाकई मोहब्बत हो गई है। शमाइल ने लगे हाथों अपने दिल का हाल भी सुना दिया। ये किसने बताया? सितारा ने सर्द लहजे में पूछा। मुझे नींद जो नहीं आ रही, वो मोहब्बत में सबसे पहले नींद ही तो अलिफाती है। शमाइल ने दानिशमंदी का सबूत देने की कोशिश की। तुम्हारी नींद का इलाज है मेरे पास। वो किया? शमाइल ने जल्दी से पूछा। तुम अपनी मैट्रिक की किताबें निकालो, इनमें से कोई एक खोलो, फौरन नींद आ जाएगी। सितारा ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया। फिर आरद गिर्द देखा, सब सो रहे थे। इसने लेटते हुए खुद कलामी की, अमो सही कहती है सितारा, बेवकूफ सहेली से दुश्मन सहेली बेहतर है। माहम चौधरी, होश के नाखून लो, बेवकूफों की तरह मत सोचो, ये कभी नहीं हो सकता। मगर शमून मुझे पसंद नहीं है, तो फिर इस रिश्ते से इनकार कर दो। इनकार तो कर दूं, पर अबुवे की जबान का पास है, लोग क्या कहेंगे? अपने मरहूम बाप की जबान का पास भी नहीं रखा। कुछ भी हो जाए, मैं अबूव की जबान का पास जरूर रखूंगी। माहम अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने जमीर की आवाज से खामोशी से हम कलाम थी। कभी जमीर की आवाज की दलील मजबूत होती और कभी माहम की आवाज बेहतरीन दलाइल पेश करती। आवाजों की इस जंग में माहम को अपनी मोहब्बत के लौट जाने का डर था। तुम्हारा दिल क्या कहता है? जमीर से आवाज आई। दिल कहां सीधी राह चलने देता है, ये तो दलदल की तरफे ले जा रहा है। माहम की आवाज निकली। उसने लेटे लेटे ही अपने आंसू साफ किए। दिल में किसी के लिए मोहब्बत की नमी हो तो ही आंखों में चमकती है। चमक जब जज्बात की गरज सह नहीं पाती तो आंखों से बरसने लगती है। जमीर ने अपनी हतमी राय दे दी। माहम ने जमीर की बात सुनकर गुस्से से लिहाफ हटाया और अपने कमरे की खिड़की खोली और मस्जिद के जीने देखने लगी जहां पर मुजम्मिल खड़ा हुआ इसे नजर आया। मुजम्मिल ने एक नजर माहम पर डाली और वो पीछे हट गए।
मुजम्मिल को कभी वो खिड़की के पीछे नजर आती और कभी अपनी बाहों में झूलती हुई। मुजम्मिल ने सामने पड़े टेबल पर रुमाल के ऊपर रखी हुई चूड़ियों के टुकड़ों से एक टुकड़ा उठाया और इसे देखने लगा। एक दफा फिर वो सारा मंजर इसे दिल की आंखों से नजर आ रहा। वो तंग आकर अपने बेडरूम से निकलकर टेरिस पर चला गया। टेरिस के सामने इसके घर का बागीचा था, जिसमें बैरूनी दीवार के साथ साथ सिंबल और सानुदरी के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जिनके पत्तों पर भी इसे माहम ही की तस्वीर नजर आ रही थी। मुजम्मिल ने अपने दाएं हाथ की तरफ देखा जिसने माहम को थामा था। माहम ने अपनी कलाई पर नजर डाली जहां खराशें लगी हुई थी। माहम चौधरी, ऐसी खराशें घाव बन जाती हैं। अशल की आवाज गूंजी। वो कमरे में आई, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कलाई पर पट्टी लपेट ली। मुजम्मिल भी अपने बेडरूम में आया, फ्रिज खोली, इसमें से पाइन एप्पल का जूस निकाला और पीने लगा। इसने एक ही सांस में सारा जूस खत्म कर दिया था। इसके बाद वो अपने बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके दिमाग से आवाज आई, मैं बताता हूं तुम्हें, इससे मोहब्बत हो गई। दिल ने जल्दी से इत्तला दी, बकवास मत करो, ये झूठ है। दिमाग ने दिल की बात पर शदीद रद्द अमल दिखाया, फिर समझाते हुए बोला, बी प्रैक्टिकल। बेग साहिब, तुम दिल की किसी बात को सीरियस मत लो, ये तो पागल दीवाना है। मुझे मोहब्बत हो गई है। दिल ने सादगी से इकबाल जुर्म कर लिया, शट अप, मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। क्यों बेग साहिब, मैंने ठीक कहा ना? ये तो मेरी ही अल्फाज थे। क्या तुम्हारा अब भी मोहब्बत पर यकीन है? दिमाग ने मजबूत दलाइल बेग साहिब को पेश किए। मुजम्मिल साहिब, मैं बताता हूं, आपका मोहब्बत पर अब भी यकीन है, सिर्फ इंसानों से अलिफाटे गया है। देखो बरेन, तुम मुजम्मिल साहिब को डिस्टर्ब मत करो। दिल ने दिमाग की घन गरज वाली तकरीर सुनाने के बाद बड़ी तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया। मुजम्मिल बेड के साथ टेक लगाए हुए दिल और दिमाग की जरा सुन रहा था। मुजम्मिल को ये सारी तावीलें दलीलें सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पतंग वाली डोर के गुंजल की तरह मजीद अलिफाल जेता जा रहा था। इस्तिराब दर इस्तिराब सी कैफियत में मजीद इजाफा होता जा रहा था। दिमाग वर दिल की ये जरा किसी मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुंचती थी। मुजम्मिल ने कमरे की लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। हकीम साहिब, लाइट जला दी। हकीम साहिब की बेगम अरूसा ने हकीम साहिब को जाए नमाज समेटते हुए देखा तो कह दिया, हकीम साहिब ने लाइट जला दी। हकीम साहिब की बेगम अरूसा पिछले कई साल से बीमार है। इसके घुटनों में शदीद दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती। वह व्हील चेयर की मदद से एक से दूसरी जगह हरकत करती है। अरूसा बेगम, रात अपने फिर दवाई नहीं पी? हकीम साहिब ने सरजनिश के अंदाज में कहा। तहज्जुद पढ़ ली अपने? अरूसा ने अपनी पूछ ली। हां पढ़ ली। दवाई दूं? हकीम साहिब ने पूछा। खाली पेट दवाई पीऊं? अरूसा ने बेजारी से कहा। यह खाली पेट ही पेनी थी। हकीम साहिब ने देसी दवाई की शीशी पकड़ी और एक चम्मच अरूसा को पिला दिया। बहुत कड़वी है। अरूसा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए नापसंदीदगी का इजहार किया। अरूसा बेगम, सच्चाई और दवाई भले ही कड़वी हों, फायदा जरूर पहुंचता है। हकीम साहिब, आपकी बातें भी हकीमों वाली हैं। पहले तो आप कुछ और कहती थीं। हकीम साहिब ने अरूसा से नजरें चार करते हुए उल्फत से कहा। अब भी ना साना है। मुजम्मिल बेग भी बारात के साथ आया था। आपको जानता है वो? इसकी बातों से तो नहीं लगा कि वो मुझे जानता है। हकीम साहिब ने सोचते हुए बताया। मुलाकात हुई थी क्या? अरूसा ने तजस्सुस से पूछा। बारात के चंद अफराद में से एक वो था। शादी के गवाहों में भी इसका नाम शामिल है। मस्जिद में भी नमाज पढ़ कर गया है। इसे पता लगेगा तो क्या सोचेगा? अरूसा ने फिक्रमंदी से कहा। जो अशल समझती है वो लड़की होकर खुद को संभाल सकती है। ये तो फिर लड़का है। अशल की बात कुछ और है। अब भी कमाल करती है। अरूसा बेगम, मुझसे पूछें तो अशल का गम बहुत बड़ा है, मुजम्मिल बेग से कहीं ज्यादा। और आपका गम? अरूसा ने जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। हकीम साहिब ने एक लम्हे के लिए अरूसा से आंखें मिलाईं, फिर चारपाई से अलिफाटेती हुए बोले। फजर की आजान का वक्त हो गया है। मैं मस्जिद जा रहा हूं। मोमिना, अब अलिफाटे भी जाओ। अजान तो कब की हो चुकी। एक तुम हो और एक माहम है। इसे कभी अलिफाटे आना नहीं पड़ा और तुम कभी अलिफाटे नहीं। मरियम बीबी ने कुरान पाक से नजरें हटाते हुए कहा। फिर कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गई। इस्लाम अलैकुम उमुजी। उमाहम ने कमरे में दाखिल होते ही कह दिया। मरियम बीबी ने इसकी तरफ देखा और मुंह में जवाब दिया। मोमिना अभी तक सोई हुई है।
اٹھو مومنہ۔ ماہم نے پیار سے مومنہ کا کمبل ہٹایا اور اس کی پیشانی چومی آکی۔ میں اسی لیے نہیں الفاٹیتی، آپ آؤ اور میری پیشانی چومو۔ مومنہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، چلو جلدی سے نماز ادا کر لو۔ ماہم نے قرآن پاک الماری سے الفاٹ الف اور تلاوت کرنے لگی۔ چودھری شمشاد احمد اور ہیڈ ماسٹر محمود احمد دو ہی بھائی تھے۔ وہ دونوں اور ان کا ڈرائیور چند سال پہلے منڈی بہاؤالدین ایک کام سے گئے تھے۔ واپسی پر کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈرائیور اور ماسٹر صاحب موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ چودھری شمشاد پچھلی سیٹ پر تھا۔ اس حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ ہیڈ ماسٹر محمود احمد کی دو بیٹیاں ہیں، بڑی ماہم چودھری اور چھوٹی مومنہ چودھری۔ ماہم نے ایم ایڈ کرنے کے بعد لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ماسٹر صاحب نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی بات مان لی۔ چودھری شمشاد اور ہیڈ ماسٹر محمود کی مشترکہ زمین 20 مربع تھی، جن کی دیکھ بھال چودھری شمشاد کے ذمے تھی۔ ماسٹر صاحب نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے معاملات میں دخل نہیں دیا تھا۔ وہ جو کچھ زمینوں کی آمدن سے دیتا ماسٹر صاحب خاموشی سے رکھ لیتے۔ دونوں بھائیوں کی حویلیاں معراج کے گاؤں میں ہی تھی۔ ماہم کی خواہش تھی کہ موراجیم کے گاؤں سے 4 کلومیٹر دور مین جی ٹی روڈ ہے، وہاں پر ایک سکول بنایا جائے اور اس کی پچھلی طرف اپنا گھر۔ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ کافی سارا رقبہ ماسٹر محمود کا ہی تھا، اس لیے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ اسکول اور گھر ماہم کی منشا اور مرضی کے عین مطابق تعمیر ہو گئے۔ ماہم کے اسکول کو شروع ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے کہ ماسٹر محمود کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ ماسٹر محمود کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ کی طرح پڑھنے میں لائق تھی۔ اس کے برعکس چودھری شمشاد کے دونوں بچے پڑھنے میں انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ چودھری شمون نے 7ویں کلاس ہی میں اسکول چھوڑ دیا تھا۔ شمائل 4 بار میٹرک کا امتحان دینے کے باوجود ناکام ہی رہی۔ اس کے مقابلے میں اس کی سہیلی ستارہ بھی کرنے کے بعد ماہم کے اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر رہی ہے۔